हेलो एवरीवन, डेट है आज की 21 अक्टूबर 2020 वेडनेसडे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो भी एडिटोरियल्स आए हैं उन एडिटोरियल्स का भी एनालिसिस करेंगे नोट्स के बेसिस पे। सो बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। सो द फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ कमिंग दैट at 6 p.m. yesterday, PM came virtually इन फ्रंट ऑफ द पीपल और उन्होंने बोला कि वायरस विल अराउंड, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो है वायरस है वो अभी जाने वाला इतनी जल्दी नहीं है। उनका ये जो है वो 7th मीटिंग था लोगों से जब से लॉकडाउन इम्पोज हुआ था। तो यहाँ पे रोल ऑफ मीडिया की बात की जा रही है। सो द रोल ऑफ मीडिया, ही ऑल्सो अपील टू द मीडिया एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। मीन्स प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो ये सोशल मीडिया है और मीडिया है इनको एक गुड वे में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सिटीजन्स जो हैं वो अवेयर हो जाएं और वो केयरफुल रहें अनटिल अ वैक्सीन। जब तक कि वैक्सीन फाउंड ना हो जाए तब तक तो पैंडमिक से बच के रहना है। दिस हैज़ बीन सेड। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट FDI ब्लूम इन कोविड-19 ग्लूम। मीनिंग ये है कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो कोविड-19 के वजह होने के बावजूद भी बढ़ रहा है। सो दैट इज़ द केस हेयर। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, इनफ्लोज इनटू इंडिया इन द फर्स्ट 5 months ऑफ 2020-21, उसने रिकॉर्ड हाई हिट किया है। 60% जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में कम था, लेकिन जुलाई से अगस्त में 20 बिलियन जो है वो इक्विटी FDI में आया है। इक्विटी मींस जो कंपनीज होती हैं उनमें जो शेयर परचेस कर लेती हैं, जो फॉरेन की कंपनीज हैं, उसको बोला जाता है इक्विटी FDI। द टोटल FDI इनफ्लोज सर्च फ्रॉम 11.51 बिलियन बिटवीन अप्रैल टू जून टू 35 बिलियन बाय द एंड्स ऑफ अगस्त। अब जो FDI है वो टोटल 4 गुना हो गया है, 6.5 बिलियन से लेके जो है वो 27 बिलियन में। तो यहाँ पे FDI के बारे में बात की जा रही है और थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको नोट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। FDI को इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम का। द इंक्रीज FDI इज़ अ रिजल्ट ऑफ FDI पॉलिसी रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब मिनिस्ट्री का यहाँ पे कहना है कि जो FDI इंक्रीज़ हुआ है वो FDI पॉलिसी में जो रिफॉर्म किया गया था, इन्वेस्टमेंट में जो फैसिलिटेशन किया गया था और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ले रही है उसकी वजह से FDI आया है। अब यहाँ पे FDI को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इंडिविजुअल फर्म जो लोकेटेड है फॉरेन कंट्री में, वो अपनी कंट्री में जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जनरली जो FDI है वो उससे जो फॉरेन एंटिटी है वो अपनी इंडियन कंपनी में एक एक्वायर करती है, एक ऑनरशिप या फिर कंट्रोलिंग स्टेक। मींस जैसे अगर कोई कंपनी 51% से 51% अगर स्टेक एक्वायर कर लेती किसी कंपनी में, तो उसको उस कंपनी को मैनेज करने की पावर मिल जाती है। फिर वो कंपनी के डे टू डे डिसीजंस और सारे डिसीजंस ले सकती है। तो इसकी वजह से इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन विच एक कंपनी जो है फॉरेन की, वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इनिशियल या कोई गेन के लिए पैसे लगाती है। उसका ये मोटिव नहीं होता कि वो कंपनी को मैनेज करना चाहते हैं। तो FDI है उसमें फॉरेन एंटिटी हैज़ अ से इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। जो डे टू डे ऑपरेशन है, किसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है, किसको CEO बनाना है, क्या करना चाहिए, कंपनी की फ्यूचर पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, ये डिसाइड करता है FDI का इन्वेस्टमेंट। तो FDI जो है वो इनफ्लो ऑफ मनी नहीं है, इसके साथ साथ इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता है। जो बिग कंपनीज़ हैं, बिग पावर्स हैं, जो अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने आती हैं, तो दे आर ब्रिंगिंग विद दैम टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज एंड नो हाउ। जो मेजर सोर्स है नॉन डैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो FDI है। तो FDI जो है वो इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आता है और स्किल्ड वर्कफोर्स की ग्रोथ भी उससे होती है।
तो अब एफडीआई में आखिर कौन सी कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं? द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एफडीआई इन द होस्ट कंट्रीज आर, कंट्रीज़ का कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए कि उसने एफडीआई की पॉलिसी बनाई है कि इस सेक्टर में इतने परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस सेक्टर में इतने परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एंट्री एंड ऑपरेशन, फंक्शनिंग, मर्जर एक्विजिशन। अब कोई कंपनी है, उसका कोई बड़ी कंपनी है, उसका छोटी कंपनी में मर्जर करने की, या बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर ले, तो उसका क्या वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी कंट्री में, इस पे भी डिपेंड करता है। देन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। अब जैसे आपने देखा होगा कि अगर एमपी या राजस्थान में अभी जो जो चुनाव के पहले थोड़ा थोड़ा टाइम तक वो रस्साकसी चल रही थी कि एक पार्टी गवर्नमेंट बना रही है कि दूसरी पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहलाती है। अगर ऐसा नेशनल लेवल पे हो जाए तो फिर कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस इंडिया में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है, कोई एंटिटी करती है, तो दे वांट दैट देयर शुड बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। एंड फॉरेन जो एफिलिएशंस हैं वैसा ही इनको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होना चाहिए, ट्रेड पॉलिसीज़ एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। अब एफडीआई जो इंडिया में है, तो इंडिया में जो एफडीआई है वो 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए थे उसके बाद से स्टार्ट हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट जो है वो सबसे पहले जो एफडीआई नॉर्म्स को आसान बनाया गया, बहुत सारे सेक्टर जो हैं उनको एफडीआई इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया गया। कुछ को पार्सली मीन्स 10%, 20%, कुछ 49%, 51%, 75%, और कुछ जो है वो 100% एफडीआई के लिए ओपन है। तो करंटली जो है इंडिया की रैंक 100 कंट्रीज़ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लिस्ट ऑफ टॉप 100 कंट्रीज़ में इंडिया आता है। तो 2019 में इंडिया जो है वो टॉप 10 रिसीवर था एफडीआई का। टोटल 49 बिलियन इन्फ्लोज हुआ था। और सेम अभी अपन ने देखा यहाँ पे जो आर्टिकल था उसमें भी क्वार्टरपल हो गया है, मतलब 4 गुना हो गया है एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में। तो जो यूएन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 16% इंक्रीज़ हुआ था 2018 से। तो एफडीआई में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, इन्होंने जो एफडीआई पॉलिसी है 100% एफडीआई कर दिया इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज में, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अब एफडीआई रूट्स इन इंडिया, देयर आर 3 रूट्स थ्रू विच द एफडीआई फ्लोज इनटू इंडिया, दे आर डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट जो है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट टू 100% एफडीआई गवर्नमेंट रूट टू 100% परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट। पहला होता है गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई, दूसरा गवर्नमेंट रूट से, और तीसरा ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट। जैसे नॉर्मली जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वहाँ पे कंपनीज जो है वो शेयर परचेस कर लेती हैं, तो उसको बोलेंगे ऑटोमेटिक रूट। अब पहले कंपनीज अपना जो एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को देंगी कि हम इस कंपनी में परचेस करना चाहते हैं स्टेक, आप उसको अलाउ कर दीजिए, तो वो फिर गवर्नमेंट रूट कहलाएगा। और कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली परचेस करेंगी, तो फिर वो जो है वो ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट कहलाएगा। अब ऑटोमेटिक रूट जो एफडीआई है, इन ऑटोमेटिक रूट जो फॉरेन एंटिटी है उसको कोई भी प्रायर अप्रूवल नहीं लेना पड़ता गवर्नमेंट या आरबीआई से, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस में अप टू 100%, थर्मल पावर, ऐसा पोर्ट सेंसिटिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो गवर्नमेंट रूट है, अंडर द गवर्नमेंट रूट जो फॉरेन एंटिटी है उसको कंपल्सरीली अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, और उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल पे, विच फैसिलिटेट सिंगल विंडो क्लियरेंस। और जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड की जाती है जो भी मिनिस्ट्री है, फिर उसको वो क्लियरली वॉच करते हैं, उसके बाद वो फाइनलाइज करते हैं। अब एग्जांपल है जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज। अब देखिए आप, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज मींस जैसे कि एनडीटीवी है या कोई भी जो न्यूज़ चैनल है, उसमें फॉरेन एंटिटी अगर स्टेक परचेस कर रही है तो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसको कितने % स्टेक देना है। अगर फॉरेन जैसे चाइना है, वो अगर एनडीटीवी जैसे न्यूज़ चैनल में जो अभी इतना लेफ्टिस्ट हैं, अगर उसमें और ज़्यादा स्टेक परचेस करने दे देती है चाइना जैसी कंट्री को, तो वो कितना आखिर अपना एजेंडा चलाएंगे। तो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा कम रखा है। देन इसके बाद
मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, जैसे कि आप कोई शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स का सामान मिलता है, तो दैट इज़ नॉन एज मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। उसमें 51% जो है वो अलाउ किया है। देन अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे एफडीआई को प्रोहिबिट किया गया है, जो एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एक्टिविटी, एटॉमिक एनर्जी एंड लॉटरीज, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड, ट्रेडिंग इन टीडीआर, गैम्बलिंग, कोई भी। अब एफडीआई की क्या बेनिफिट है? एफडीआई जो है बहुत सारे एडवांटेज लेके आता है कंट्री के लिए। सम ऑफ देम जो हैं, पहला क्या है, जो फाइनेंशियल रिसोर्स जो हैं कंट्री को मिल जाते हैं, जिससे कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, नई नई टेक्नोलॉजीज, स्किल्स एंड नॉलेज कंट्री में आता है, और मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को एफडीआई के आने से, और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, और क्वालिटी कंट्रोल और सर्विसेज में जो इम्प्रूवमेंट है वो हो जाता है। डिसएडवांटेज भी हैं एफडीआई से। इससे जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। स्मॉल कंपनीज इन अ कंट्री में नॉट बी एबल टू बिजनेस द ऑनस्लॉट ऑफ एमएनसी। जो छोटी मोटी कंपनीज है, जैसे अभी आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट में एक्विजिशन किया था जो वॉलमार्ट है उसने, तो अब उसके बेसिस पे जो वॉलमार्ट जो कंपनी है यूएसए की, उसने फ्लिपकार्ट में एक्विजिशन कर लिया, 73% स्टेक परचेस किया, तो उसके बेसिस पे पूरा मैनेजिंग का काम जो है वो वॉलमार्ट को मिल गया। उसके पास बहुत सारा कैश है, तो वो अपना बिजनेस इंडिया में और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है। लेकिन जो छोटी कंपनीज़ हैं, छोटी मोटी ऑनलाइन रिटेल कंपनीज़ होंगी, उनके लिए उतना ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उनमें उनमें वॉलमार्ट ने जो है इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो वो थोड़ा वल्नरेबल हैं। तो एफडीआई जो है वो एक्सचेंज रेट कंट्री का जो है रुपीज़ और डॉलर जो है उसके बेसिस पे चेंज कर सकता है। और एफडीआई को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट हैं, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड एक्ट, फॉरेन फेमा एक्ट, FTRA एक्ट एंड सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कोएलिशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। तो इसके बेसिस पे ये एफडीआई का मेरा डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको एक न्यूज़ वहाँ पे मिली है, बट अगर आप उस न्यूज़ को 5 मिनट अपना टाइम निकाल के डिटेल में डिस्कस कर लें, और ऐसी अगर न्यूज़ ये एक 2 मंथ में अगर 4 बार भी आ जाती, तो आपको 4 बार एक टॉपिक, जो एक ऐसा टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और आपको अगर उसको पढ़ने का मौका मिल गया है न्यूज़पेपर के साथ, तो इससे आपकी जो टॉपिक को रिलेटेड, जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है माइंड में, वो धीरे 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 और अच्छी होती जाएगी, जिससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आप वीडियो देख लें। आप जैसे ब्रश कर रहे हैं तो इस वीडियो को ऑन करके रख दें, तो अगर वीडियो ऑन रहेगी तो आप उसको सुनते जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। क्योंकि न्यूज़पेपर में डेली बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिनका रिलेशन सिर्फ ऐसा होता है कि आज आया वो कल चला जाएगा टॉपिक, बट उसके साथ जो स्टैटिक टॉपिक है, वो स्टैटिक टॉपिक तो बहुत समय तक रहता है। और अगर वो स्टैटिक टॉपिक आपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में या 250 वर्ड्स के आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपने उसको देख लिया और आपने उसको समझ लिया, तो ऐसा अगर आप 2 मंथ में 3 या 4 बार एक टॉपिक के लिए कर लेंगे, तो वो टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देन नेक्स्ट वन इज़ पंजाब फॉर्मली रिजेक्ट्स फार्म लॉज, असेंबली पासिस 3 न्यू बिल्स। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो पंजाब असेंबली है वो बहुत ज़्यादा जो है, जो फार्म बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्म बिल पहले ऑर्डिनेंस के बेसिस पे, और उसके बाद फिर जब लोकसभा एंड राज्यसभा में वो बिल पास हो गए, जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में थी, तो उसके बाद से ही जो पंजाब है वो इसको अपोज कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा वो एमएसपी पे चीज़ें अपनी मंडी में प्रिक्योर करते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मंडी टैक्स उससे मिलता है। अब अगर ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट ने एपीएमसी एक्ट जो है उसको ही ख़त्म कर दिया कि मंडी से बाहर जो पर्टिकुलर किसान है अगर वो बेचता है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, तो एक तरह से इनके हाथ गवर्नमेंट ने काट दिए थे कि उनको टैक्स नहीं मिल पाएगा,
जिससे वो बहुत सारी चीज़ें जैसे वेयर हाउस है, सीलोज हैं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना रहे थे, तो वहाँ पे इनको फंड की कमी हो जाती। तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेट ये पंजाब बन गया जिसने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया इंडिया जो सेंटर गवर्नमेंट के जो लॉ है, बिकॉज जो ये सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे नोट्स के बेसिस पे अभी। तो गवर्नमेंट ने, जो पंजाब गवर्नमेंट है, उसने ये जो 3 स्टेट बिल्स हैं वो इम्प्रिजनमेंट देते हैं 3 साल का, और फाइन देते हैं जो भी सेल और परचेस ऑफ वीट है अंडर फार्मिंग एग्रीमेंट बिलो द एमएसपी। अगर कोई भी पर्सन एमएसपी से नीचे परचेस करता है मार्केट के बाहर, तो ये उस पर जो है वो इम्प्रिजनमेंट और साथ में फ़ाइन लगाने की बात कर रहे हैं। और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग जो है वो भी प्रोहिबिटेड है। अब यहाँ पे एक बार फार्म बिल को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज फार्म बिल जो है वो बहुत बार टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ जनरल स्टडीज़। दिस इज़ कमिंग इन जीएस पेपर 2, इशूज़ एंड चैलेंजिंग पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा इसमें इशू जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को लेके है। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन, इशूज़ ऑफ बफर स्टॉक फूड सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है तो टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से भी है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या था, 3 फार्म बिल, जो कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। अब ये जो 3 बिल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए थे। तो ये जो बिल हैं इनके अलग अलग प्रोविज़न हैं। सबसे पहला जो बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, उसमें ये प्रोविज़न है कि जो एग्रीकल्चरल सेल एंड मार्केट जो है वो आउटसाइड जो नोटिफाइड एपीएमसी मंडी है उसके बाहर भी किया जा सकता है फार्मर के द्वारा। और इसमें जो भी इंटर स्टेट ट्रेड है वो फार्मर कर सकता है। अभी तक वो रिस्ट्रिक्ट था, फार्मर सिर्फ उसी जगह पे कर सकता था जिस जगह पे जो है मंडी लोकेटेड है उसके फार्म हाउस के आसपास। देन ये प्रोहिबिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी फ़ी कलेक्ट करने के लिए आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट। एपीएमसी मार्केट में अगर फार्मर बेचने आ रहा है देन दे कैन लेवी अ फी, बट if he is selling outside the APMC market then they cannot take the fee from the farmer. अब सेकेंड जो है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, इसमें क्या है, ये एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है कि जो एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट होगा फार्मर और बिजनेसमैन के बीच में, तो उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करता है। और जो भी प्राइस होगी म्यूचुअली दोनों डिसाइड करेंगे, फार्मर और जो बिजनेसमैन है या कॉरपोरेट हाउस, तो उसके बेसिस पे पहले से ही जो है वो रिटर्न रूल रहेंगे जिसके बेसिस पे जो है फार्मर्स अपना प्रोड्यूस सेल कर सकता है। अब नेक्स्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें क्या हुआ, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी जैसे कि सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, ऑनियन एंड पोटैटोज़, उनको जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट है उससे हटा दिया गया है। और इससे क्या हुआ कि इनका जो प्रोडक्शन है, स्टोरेज है, मूवमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको डी रेगुलेट कर दिया गया है। सो डी रेगुलेट करने से मतलब है कि कोई भी जो पर्सन है वो उसका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसका मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर कोई भी जो है वो रुकावट नहीं आएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने अलाउ किया है कि वो रेगुलेट कर सकती है इन अ टाइम ऑफ वार, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज और नेचुरल कैलामिटी। लेकिन फिर भी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फिर भी एग्जम्प्ट करके रखा जाएगा, और जो प्रोसेसर्स हैं, मीन्स जो चिप्स वगैरह बनाते हैं या कोई भी उसको प्रोसेस करते हैं, उनको फिर भी एग्जम्प्ट रखा जाएगा। अब जो इम्पोजिशन है स्टॉक लिमिट की, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज के बेसिस पे कैसे होगी, अगर किसी फूड क्रॉप का प्राइस जो है, जो हॉर्टिकल्चर का प्राइस है, अगर वो 100% बढ़ जाता है तब उसको फिर गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर करेगी उसका सेल एंड परचेस। देन अब ये बिल जो है वो अपोज क्यों किए जा रहे हैं, सबसे पहला जो इस बिल को अपोज किया जा रहा है बिकॉज दे आर अगेंस्ट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बिकॉज जो बिल है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर और मार्केट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, एंट्री 14 एंड 28, और लिस्ट 2 में आते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लॉ बना दिया, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ये एंट्री नंबर 33 लिस्ट 3 में से आते हैं, जो कि स्टेट जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है।
तो इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट ये चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंसाइन की गई हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने बताया कि उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि ट्रेड एंड जो कॉमर्स है फूड आइटम्स में वो तो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर है उस पर लॉ बनाने के लिए। अब कुछ जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि ऐसे करके गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी को ख़त्म करने वाली है, तो गवर्नमेंट को एमएसपी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको कुछ लेजिस्लेटिव बैकिंग प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि एमएसपी रहे यहाँ पे। सो गवर्नमेंट सेज दैट जो एमएसपी है इसकी कोई भी बात नहीं की गई है, एमएसपी को हटाने की तीनों बिल में कोई भी बात नहीं की गई है। और एमएसपी कोई एक ऐसा लेजिस्लेटिव उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक पॉपुलिस्ट मेज़र की तरह लिया गया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया, तो उसके बाद फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए और उनसे वोट्स लेने के एक पॉपुलिस्ट मेज़र की तरह एमएसपी को लॉन्च किया गया था। देन यहाँ पे कहना है कि कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है जिससे कि प्राइस फिक्स किया जाए। अब जो प्राइस अश्योरेंस बिल है उसमें फार्मर्स को प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगेंस्ट प्राइस एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है जिससे कि प्राइस को फिक्स किया जा सके। अब प्राइवेट कॉरपोरेट्स को एक फ्री हैंड दे दिया है। अब जो छोटा मोटा किसान है वो प्राइवेट कॉरपोरेट्स जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं उनसे कैसे फ़ाइट करेगा, उनके पास तो बहुत सारे जो है वकीलों की फ़ौज होती है, तो वो तो अपना केस जीत जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहना है। देन फूड सिक्योरिटी अंडरमाइन है, ऐसा क्यों? बिकॉज अगर डीरेगुलेट कर देंगे बहुत सारे आइटम को, जो कॉरपोरेट हाउस हैं वो बहुत सारी चीज़ें होल्ड कर लेंगे, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो चीज़ों को होल्ड कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, प्रोसेसर्स पहले से ही बहुत सस्ती दामों पे चीज़ें खरीद के रख लेंगे जिससे कि मार्केट में चीज़ों की कमी हो जाएगी। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर गवर्नमेंट ने उस चीज़ों को डीरेगुलेट कर दिया है, एपीएमसी मार्केट के बाहर अगर कोई बेच सकता है तो उससे जो गवर्नमेंट वो मॉनिटर नहीं कर पाएगी कितना प्रोड्यूस हुआ, तो आगे चल के इससे फूड सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको गवर्नमेंट को पता नहीं रहेगा कि कितना स्टॉक है एक स्टेट के अंदर। अब लास्ट जो इसका आर्टिकल का पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने डिस्कस नहीं किया लोगों से, जो मिडिल मैन हैं उनसे डिस्कस नहीं किया, फार्मर्स से इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, स्टेट्स के साथ डिस्कस नहीं किया, तो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने डिस्कशन जो है वो नहीं किया। अब फार्मर्स का मेन कंसर्न यही है कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता रहना चाहिए जिससे कि उनका काम चलता रहे। अब आर्टिकल यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन, इसमें आर्टिकल 246 जो है वो 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट के बीच में करता है, जो कि अंडर 7th शेड्यूल में आता है। लिस्ट 1 जो कि यूनियन लिस्ट है जिसके बारे में अभी बात की थी, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू डिस्कस, सोल्जर वॉज हेल्पिंग हर्डर्स सेज चाइना। अब चाइना का यहाँ पे कहना है कि जो सोल्जर इंडियन टेरिटरी के अंदर आ गया था डैमचोक सेक्टर में, वो जो है वो हर्डर्स की हेल्प कर रहा था, तो हर्डर्स की हेल्प करते करते वो इंडिया में आ गया। तो इंडिया का कहना है कि इंडिया ने सोल्जर को जो है वो मेडिकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया, फूड और वार्म क्लोथ, तो जो भी रिक्वेस्ट पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने की थी उसके बेसिस पे इंडिया ने ये प्रोवाइड किया। अब इस पर कोई अगर कन्वेंशन या ट्रीटी वगैरह होगी तो वो अगर न्यूज़ में आती है, सो वी विल डिस्कस इट टुमारो। देन नेक्स्ट वन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइंटिस्ट एंक्सियस अबाउट पोटेंशियल फंडिंग कट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने रिव्यू किया है कि जो भी उसका जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है उसमें 194 ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं अक्रॉस 18 मिनिस्ट्रीज़। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट वो 194 ऑटोनोमस बॉडीज़ का 18 मिनिस्ट्रीज़ के अंडर जो बॉडीज़ आती हैं उनका जो है उनको ऑटोनोमस स्टेटस देता है, उनका खर्च वहन करता है। तो उसमें से 109 जो हैं उन गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि जो 109 जो बॉडीज़ हैं उनको मर्ज करके 26 बॉडीज़ बना देना चाहिए, और जो बची हुई बॉडीज़ हैं 23 बॉडीज़ में से गवर्नमेंट को डिसएंगेज हो जाना चाहिए, वन विच इज़ WII। तो यहाँ पे ये इनका कंसर्न है, रिकमेंडेशन दी गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने
कि उसको डाइवेस्ट कर देंगे देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑफ इट्स स्टेटस एज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इससे कि वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई, क्योंकि इनका जो एनुअल एक्सपेंडिचर है दैट इज़ 34 करोड़, जो कि उनको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से मिलता है, और ये 3.5 करोड़ रुपीज़ जो है वो अपनी जो एडवाइजरी सर्विस है उससे जनरेट करते हैं। तो इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्टीट्यूट की, दैट इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज़ टू प्रोवाइड एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज़ वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अब अगर ये रोल तभी रिलेवेंट रहेगा जब ये जो एंटिटी है वो एक ऑटोनोमस एंटिटी की तरह रहे, तो ये इन्होंने लेटर इसके ऊपर लिखा है। अब ऐसा अकेला एक ही इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके साथ ये किया जा रहा है। देन नेक्स्ट वन इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इस एक बार देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोट्स के बेसिस पे, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो उसका जो हेड ऑफिस है वो देहरादून में है, और ये अभी तक तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज, एडवाइजरी एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट चलाती है। तो जो वो वाइल्ड लाइफ रिसर्च है जो कि बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और फॉरेंसिक्स, स्पाइटियल मॉडलिंग, इको डेवलपमेंट, हैबिटेट इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज में काम करती है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अभी तक। नाउ इट विल बी अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, बिकॉज इन द आर्टिकल इट सेज दैट कि इसमें जो WII को एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बना दिया जाएगा। इट कुड बिकम अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंगेज्ड इन टीचिंग एंड रिसर्च। सो नाउ नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू डिस्कस, यहाँ पे सारी के सारी जो न्यूज़ है वो सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है जो अपन को डिस्कस नहीं करना है। देन हेयर आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू डिस्कस। जो फर्स्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू जो मुरलीधरन हैं श्रीलंका के जो क्रिकेटर हैं, उनकी लाइफ के ऊपर एक मूवी बन रही थी तमिलनाडु में, तो उसका वहाँ पे विरोध किया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि श्रीलंका में जो एथनिक वायलेंस हुए उसके अगेंस्ट मुरलीधरन ने कुछ भी नहीं बोला, तो इसके बेसिस पे ये पूरा आर्टिकल है। देन नेक्स्ट वन इज़ जो ऑफसेट डाइल्यूशन होता है डिफेंस में। ऑफसेट सिस्टम क्या होता है, इसमें जब गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर दूसरी गवर्नमेंट या दूसरी कंट्री की कंपनी से कोई डिफेंस की जो इक्विपमेंट है वो परचेस करती है, तो उसके परचेस करते टाइम एग्रीमेंट कर लेती है कि आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो भी चीज़ें हैं उसका 30% जो भी उसमें चीज़ें लगेंगी, अप्रॉक्सीमेटली कुछ परसेंट X% लेट्स से, वो आपको इंडिया में ही प्रिक्योर करना पड़ेगा, इंडिया की MSME सेक्टर से या इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनसे आपको परचेस करना पड़ेगा। इसका मेन एम ये होता है कि इससे जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं जो अदर कंट्रीज़ के पास हैं वो अपनी कंट्रीज़ को भी पता चल जाते हैं, और अपनी इंडस्ट्रीज़ से जॉब क्रिएशन होता है बहुत ज़्यादा। तो इसके बेसिस पे ये आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी थी 2005 की, उस पॉलिसी को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, जिसमें कि ऑफसेट का जो क्लॉज था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में अपना जो बायलैटरल टाइज के बेसिस पे कोई गवर्नमेंट अपने यहाँ से कोई डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो अगर सेल आउट कर रही है, तो उसको ऑफसेट करना पड़ेगा सम परसेंटेज ऑफ दैट इक्विपमेंट, कुछ परसेंटेज उसको इंडिया की जो MSME सेक्टर है या इंडियन कंपनीज़ हैं उससे एक्वायर करना पड़ेगा। बट आर्टिकल की जो स्टार्टिंग है वो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने डाइल्यूट कर दिया जो ऑफसेट पॉलिसी थी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, जो कि कैग ने अभी कैग का भी आर्टिकल में डिस्कस है
कि कैग ने जो अपनी रिपोर्ट है उसमें फाइंडिंग्स दी हैं कि 2007 से लेके अभी तक गवर्नमेंट ने जितने भी प्रपोजल किए हैं उसमें कुछ ऑफसेट क्लॉज था, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो अब ऑफसेट जो है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने यहाँ पे ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, अपने यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरी कंट्री को नहीं देना चाहती, बट वो क्या करती, कमर्शियल गेन के लिए अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको एक पर्टिकुलर कंट्री को बेचने के लिए तैयार हो जाती है, और उस पर भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप इस टेक्नोलॉजी को यू कैन नॉट सेल इट टू अदर कंट्रीज़, आप इससे री मतलब उसको फिर से रीडिज़ाइन नहीं कर सकते कोई इक्विपमेंट को, और जिससे कि वो जो पर्टिकुलर कंट्री है वो अपना इक्विपमेंट बेचने में दूसरी कंट्री को सफल हो जाता है, और साथ में जो परचेस करने वाली कंट्री है उसको कुछ अमाउंट ऑफ नॉलेज भी उससे मिल जाता है, जिससे कि वो फर्दर इंडिजिनसली उस चीज़ को बिल्ड कर सकें। अब यहाँ पे आर्टिकल में कहना है कि ऐसी जो भी ट्रेड नेगोशिएशन होती हैं उसमें प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो टेक्नोलॉजिकल जो लोग इक्विपमेंट की जो टेक्नोलॉजी है, साथ में आसपास जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये सब कुछ ध्यान में रख के ही कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कोई कंट्री जो है परचेस करती है। अब जो प्रोडक्ट की और टेक्नोलॉजी है उससे बायर्स को जो है इस बात के लिए वाइंड रखती है कि वो बल्क में उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट को परचेस करे, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और पूरी तरह से जो बायर है वो स्पेयर्स पार्ट्स के लिए, अगर उसके कोई पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो वो जो उसका सेलर है उस पर डिपेंड होती है उसमें अपग्रेड करने के लिए। तो कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो बायर्स हैं, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ बायर्स हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्रियल बेस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं, और बहुत टाइम लगता है वहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको मैच्योर होने में। तो गवर्नमेंट जो है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी बार्गेनिंग पावर आ जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर जो लार्ज बायर है वो इंडिया में अगर आएगा तो उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो कोई एक ऐसा ऑप्शन उस सेलर के पास रख दे कि आप अगर सेल आउट करते हैं ये पर्टिकुलर चीज़ तो हम उसको आपको इतने परसेंट जो इक्विपमेंट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो इस जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ने ऐसी ही पॉलिसी 2005 में इम्प्लीमेंट की थी। 2005 में गवर्नमेंट ने ऑफसेट क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉज 30% जो सोर्सिंग है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की सोर्सिंग है, मतलब उसके जो इक्विपमेंट है वो परचेस किए जाएंगे डोमेस्टिकली। इससे क्या होगा, इंडिजनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब इससे जो फॉरेन एंटिटी है उसके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्रोडक्ट को कंप्लीट करें। साथ में जो इंडिजनाइजेशन मींस वो प्रोडक्ट जो है अपनी कंट्री में बन रहा है, बिकॉज 30% उसका जो इक्विपमेंट है वो इंडिया में ही बन रहा है। इससे इंडियन प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग होगी, जो हाईटेक स्किल्स हैं वो इनके पास आएंगी, और जो डोमेस्टिक R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी प्रमोट होगा। लेकिन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा ही चेंज कर दिए गए हैं। अब नवंबर 2019 में जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के ऊपर जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने आंसर दिया उसमें उन्होंने बोला कि 52 जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट जो थे 12 बिलियन के इंडियन ऑफसेट पार्टनर्स से हुए थे, जो कि 2022 तक जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। अब यहाँ पे कैग की जो रिसेंट फाइंडिंग है जिसके बारे में आर्टिकल में इंट्रोडक्शन में बात की गई थी सॉरी, कैग की जो फाइंडिंग है उसके बारे में बात की गई थी कि 2007 से लेकर 2018 तक 46 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए ऑफसेट क्लॉज के लिए, जिसकी वैल्यू 66,427 करोड़ थी। बट जो इन्वेस्टमेंट है वो मेयरली 8% ही जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं उन्होंने
प्रिक्योर किया। और साथ में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो एग्रीमेंट थे वो भी जो है वो फॉलो नहीं किए गए। अब जो सितंबर 28 में गवर्नमेंट ने फिर से पॉलिसी को जो है वो डाइल्यूट कर दिया। जो ऑफसेट क्लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा बायलैटरल डील्स या डील्स विथ अ सिंगल मोनोपोली सेलर टू बिगिन विथ। अब कोई जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ बिग पावर्स कंट्रीज़ के पास हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट जो है वो बायलैटरल डील ही कर रही है। अगर गवर्नमेंट बायलैटरल डील कर रही है तो फिर गवर्नमेंट जो है उसका जो ऑफसेट क्लॉज है तो ऑब्वियस सी बात है वो उन कंट्रीज़ पे अप्लाई नहीं होगा। तो उन कंट्रीज़ से जो डिफेंस डील हैं वो उसमें ऑफसेट क्लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो अब शॉर्ट लिव्ड एंड एरोस्पेस बहुत सारे जो ऑफसेट पॉलिसी है वो अगर सक्सेस हो जाती है तो इससे उसको करेक्टली अगर एग्जीक्यूट कर लिया जाता है तो बहुत सारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिवाइव किया जा सकता है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो इंडिया का डेवलपर है, जो कि अभी सिर्फ डिफेंस रिलेटेड वर्क कर रहा है, ये जो है वो सिविल एविएशन जो है उस प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर रहा है। अब ऑफसेट पॉलिसी जो है वो 2005 में इम्प्लीमेंट की गई थी। उसमें ये प्रोविज़न था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो 300 करोड़ रुपीज़ अगर उसकी वैल्यू है तो 30% जो है उसको गवर्नमेंट को ऑफसेट उसका करना पड़ेगा, जो भी 300 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हैं। तो इंडियन ऑफसेट पार्टनर्स इससे जो है वो एरोस्पेस का जो इंपोर्ट है वो रैपिडली इंक्रीज़ हुआ, बिकॉज बहुत सारी ऐसी जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट थे जो 300 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा थे, जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिला और उससे बहुत ज़्यादा इंडिया का इंपोर्ट बढ़ गया 2007 से लेके अभी तक 544%। अब बाय 2014 एक्सपोर्ट्स इंक्रीज टू 6.7 बिलियन फ्रॉम पार्सली 62.5 मिलियन, वो भी ऑफसेट क्लॉज की वजह से। अब यूनाइटेड नेशन के का जो कॉमट्रेड डेटाबेस है उसका कहना है कि ऑफसेट क्लॉज जो है वो इंडिया को एनेबल किया है वर्ल्ड की टॉप 10 एरोस्पेस एक्सपोर्टर्स से, जो सिर्फ एक ओनली कंट्री है जिसमें कि कोई भी एरोस्पेस फर्म नहीं है लेकिन फिर भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये सक्सेस जो है वो शॉर्ट लिव है, बहुत कम ही टाइम तक रही, बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑफसेट पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी। गवर्नमेंट ने 2016 में उसमें चेंज करके बोला कि अगर 2000 करोड़ रुपीज़ तक का कोई सेल आउट कर रहा है इक्विपमेंट तब उसमें ऑफसेट क्लॉज इम्प्लीमेंट होगा। तो जिससे कि 1.5 बिलियन तक एक्सपोर्ट जो है वो फेल हो गए, और जो बेंगलोर के आसपास जो एरोस्पेस क्लस्टर बनाया जा रहा था उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। सो ये आर्टिकल इस बारे में बात करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ मैनी ब्राइट स्पॉट्स ऑन इंडियन इनोवेशन हॉरिजन। अब इस आर्टिकल में जो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, उन्होंने बात की है कि जो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो वर्क चल रहा है उसमें गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन है, कौन कौन से जो है रिसर्च का वर्क चल रहा है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ चल रही हैं और गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम के थ्रू उसको जो है वो प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स के थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। आर्टिकल की स्टार्टिंग होती है कि जो इनोवेशन है वो जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उनको चेंज करके कोई नई नई चीज़ें करते हैं जिससे कि सोसाइटी का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे इंडिया की एक पोटेंशियल के बारे में भी बात की गई है कि इंडिया में एक फर्टाइल ग्राउंड है, टेक्नोलॉजी लेड जो इनोवेशन है उसका एक तरह से ये गैरेज है जहाँ पे बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाना बाकी है और उनको इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा सकता है। इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूजेस। इंडिया में 700 मिलियन जो हैं वो यूज़र्स हैं और नंबर जो है वो 975 मिलियन तक बढ़ने वाला है। और जो जैम ट्रिनिटी है, जनधन आधार मोबाइल जो ट्रिनिटी है, उसने 404 मिलियन जनधन अकाउंट्स हैं इंडिया में, 1.2 बिलियन आधार कार्ड्स हैं और 1.2 बिलियन मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर हैं। तो इससे जो है GDP में
957 जो बिलियन है उसका इजाफा होने ही वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। तो इंडिया में जो इनोवेशन हो रही है वो 3 चीज़ों की वजह से की जा रही है। फर्स्ट इज़ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट है, वो आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं, जिसके बेसिस पे जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। फैसिलिटेशन, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज़ बना रही है जिससे कि इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। एंड रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन, और गवर्नमेंट मिनिमल रेगुलेशन करना चाहती जिससे कि जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करें। इट इज़ एडवांस्ड बाय क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। अब यहाँ पे एक इंस्टेंस दिया है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज़, अब जो इनोवेशन है, कोई भी इनोवेशन करता है जब कोई कंपनी या कोई एंटिटी या कोई पर्सन, तो उसके साथ कोई टेंजेंटियल बेनिफिट्स भी होते हैं। टेंजेंटियल बेनिफिट्स मीन्स कि वो डिज़ायर्ड बेनिफिट नहीं था, जो जिस पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए कोई साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहा था, बट वो उसका आउटकम है जो अलग से अपन को मिल रहा है। अब जो ट्विटर के फाउंडर की बात की गई है, वो बनाना चाहते थे एक पॉडकास्ट सर्विस। इंस्टाग्राम जो है वो सिर्फ साइन एंड एप्लीकेशन बनाना चाहते थे, लेकिन आज जो अपने सामने है वो टोटली डिफरेंट है। देन जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेट सॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक एडिटिंग टूल है जो कि प्राइस फिक्सेशन। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टूल है जिससे कि जो जीन है उसको एडिट किया जाता है, बट ये इसका जो इन्वेंशन है वो योगर्ट इंडस्ट्री जो है, कर्ड की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया था, बट इस साल का नोबेल प्राइज़ भी इसको मिला। तो इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए साइंटिस्ट जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, अक्टूबर में गवर्नमेंट ने जो है वो 2 इवेंट्स हुए। सबसे पहला जो है वो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट हुई, उसमें 30,000 जो ओवरसीज़ 3,000 जो ओवरसीज़ इंडियन ओरिजिन एकेडमिशियन हैं और साइंटिस्ट हैं 55 कंट्रीज़ से, उन्होंने मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया, और 10,000 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, जिससे कि वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ सकें जो भी चैलेंजेस होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने भी उसमें बताया कि जो ट्रू संगम है ग्रेट माइंड्स का। अब यहाँ पे सेकेंड जो समिट है वो अक्टूबर 31 को ही रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 समिट, जो कि 5 से 9 अक्टूबर तक थी, और उसमें जो है वो एआई को कैसे सोशल एम्पावरमेंट, इंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है। अब जो स्टार्टअप्स हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बात की गई है। देन गवर्नमेंट के क्या क्या इंटरवेंशंस हैं, इसमें गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं। गवर्नमेंट ने जो है स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क डिज़ाइन किए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है, सच एज इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च एंड रिजुवेनेशन फेलोशिप, नॉलेज इनोवेशन इन रिसर्च एडवांसमेंट, न्यूट्रिशन, किरण, SIH, एम, बिग स्कीम। देन बहुत सारी स्कीम हैं जो गवर्नमेंट इसको लेके आई हैं। तो अगर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो अगर जो है वो इंडस्ट्रीज़ और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो सारा मिल के अगर काम करती हैं तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस लाए जा सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस जो नेक्स्ट थिंग अपन को डिस्कस करनी है, दैट इज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है कि जो फेल्यूडा टेस्ट है इट विल बी अवेलेबल बाय अक्टूबर 31। अब ये फेल्यूडा टेस्ट क्या होता है? जो ये टेस्ट है वो CSIR और जो टाटा सन्स हैं उन्होंने कमर्शियली डेवलप किया है, और ये जो टेस्ट है वो नस्ल स्वैब को कलेक्ट करता है, जैसे कि RT-PCR टेस्ट कलेक्ट करता है, लेकिन जो RT-PCR
टेस्ट है उसको सेटअप करने की कॉस्ट है 25 लाख रुपीज़। बट जो ये फेल्यूडा टेस्ट है वो बहुत ही आसान है और वो CRISPR जो क्रिस्पर Cas9 मेथड है वो उसका यूज़ करता है और पोर्टेबल मशीन इसमें होती है जो कि सिर्फ 25,000 रुपीज़ कॉस्ट करती है। और इसमें एक जो वायरल RNA है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और 45 मिनट इसमें लगते हैं, 45 मिनट से 1 आवर तक, जिससे कि पता चल जाता है वायरस का। अब जो फेल्यूडा है उसका फुल फॉर्म है FNCA-S9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डायरेक्शन एरे। तो ये एक तरह का टेस्ट है जिससे कि CRISPR जो सिस्टम है उसका यूज़ किया जाता है और इस साल उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है उस टेक्नोलॉजी को। देन नेक्स्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया डिटेल्स देने के लिए। जो चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी पोस्ट 2 मंथ से वैकेंट है, तो उसकी पोस्ट के लिए 139 एप्लीकेशंस आई हैं। तो किसी पर्सन ने जो है उस पर RTI एप्लीकेशन लगाई उसके बेसिस पे ये जानने के लिए कि वो पर्सन जिनने अप्लाई किया है उनके नेम क्या हैं। तो गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया साइटिंग कि ये उन्होंने ये बोला कि अंडर सेक्शन 1J ऑफ RTI एक्ट 2005 प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये सब नहीं कर रही है। गवर्नमेंट नहीं बता पाएगी कि उनको किसका एप्लीकेशन मिला है CIC के अपॉइंटमेंट के लिए। थैंक यू वेरी